Assalamu alaikum. This is lecture number 6 for the series LSM 733 Production Operations Management. And I am Usman bin Saif. In the last session, we discussed what is forecasting. हमने बात की थी forecasting होती क्या है, strategic importance क्या होती है, हम forecasting क्यों यूज़ करते हैं, हमारे प्रोडक्ट मॉडल क्या होते हैं, सर्विस मॉडल क्या होते हैं. फिर वी टॉक्ड अबाउट व्हाट द फोरकास्टिंग टाइम होराइजन्स, जिसमें हमने कहा था कि शॉर्ट रन फोरकास्ट क्या होती है, मीडियम में क्या होती है, लॉन्ग में फोरकास्ट क्या होती है, लॉन्ग टर्म फोरकास्ट क्या होती है. और हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट टर्म फोरकास्ट जो है उसमें हम डिसीजंस लेते हैं, प्रोडक्शन डिसीजंस लेते हैं, और मीडियम टर्म में हम सेल्स के डिसीजंस लेते हैं, और लॉन्ग टर्म फोरकास्ट के अंदर हम डिसीजंस लेते हैं न्यू प्रोडक्ट के, लोकेशन के, स्ट्रैटेजीज के, ये सारे हम डिसीजंस लेते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट फोरकास्टिंग अप्रोचेस. फिर हमने डिस्कस किया था कि व्हाई आर फोरकास्टिंग अप्रोचेस सो एसेंशियल, और होती क्या है. हमने बात किया था कि देयर आर मॉडल्स अवेलेबल. हम अपनी प्रोडक्ट को, हम अपनी सर्विसेज को, डिमांड सप्लाई को फोरकास्ट कर सकते हैं थ्रू क्वालिटेटिव मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स. और क्वालिटेटिव मेथड्स की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि जी क्वालिटेटिव मेथड्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल नहीं होता. और हिस्टोरिकल डाटा में हमने कहा था कि जी हमारे पास प्राइस का, सेल्स का, हमारे पास ये जो डिमांड का, सप्लाई का डाटा नहीं है. जब हमारे पास डाटा अवेलेबल है तो हम क्वालिटेटिव मेथड्स यूज़ करते हैं. जो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं दे आर मोर एक्यूरेट. बट सिंस फोरकास्टिंग इज़ नॉट एट ऑल एक्यूरेट, फोरकास्टिंग सिर्फ एक हमें मेजर देती है, एक हमें इनसाइट देती है, कि हमें बताती है कि फ्यूचर में हमने क्या बनाना है, क्या बेचना है, कब बनाना है, कैसे हमने सर्विस प्रोवाइड करनी. इससे ज़्यादा हमें एग्जैक्ट या एक्चुअल फिगर्स नहीं बता फोरकास्टिंग हमें बताती. तो हमने जब क्वांटिटेटिव मेथड्स देखे तो क्वांटिटेटिव में डिफरेंट हमने थ्योरीज देखी, डिफरेंट मेथड्स देखे, और हमने फिर उसके बाद बात की एसोसिएटिव फोरकास्टिंग मेथड्स देखे, जिसमें हमने एसोसिएशन या रिलेशनशिप देखे बिटवीन द वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स. अब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हमने कहा कि जी मार्केट के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक, डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन, ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, और इसका हमारी सेल्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सेल्स हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की स्ट्रेंथ ऑफ जो रिलेशनशिप है वो भी डिफाइन कर सकते हैं, वो भी हम एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं थ्रू कोरिलेशन. और हम रिग्रेशन लाइन भी हम डिफाइन कर सकते हैं. हम ये भी देख सकते हैं कि एक में चेंज आए तो हमारे इंडिपेंडेंट में चेंज आए तो डिपेंडेंट में उसकी वजह से कितनी चेंज आ सकती है. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फोरकास्ट. जब हम कहते हैं फोरकास्ट, और फोरकास्ट हम ये भी कहते हैं कि एक्यूरेट नहीं है. फिर हम कहते हैं कि फोरकास्ट, तो हम बेसिकली फोरकास्ट क्या होती है, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं. हम ये कह रहे हैं कि मेरी कंपनी है, कैलकुलेटर्स हम बनाते हैं, कैलकुलेटर सेल करते हैं, और कैलकुलेटर्स मेरे सेल कब ज़्यादा होते हैं, जब नए सेशन, स्कूल्स में नया सेशन स्टार्ट होता है या एग्ज़ाम से पहले. अब कैलकुलेटर मुझे मंथली प्रोडक्शन, क्या मैं फोरकास्ट कर सकता हूँ कि इस महीने मुझे इतने कैलकुलेटर्स बनाने चाहिए, इतनी डिमांड मार्केट की है जो मैं फुलफिल कर सकता हूँ, हिस्टोरिकल डाटा से मैं कर सकता हूँ. अब अगर मैंने कैलकुलेटर्स की डिमांड फोरकास्ट कर ली, प्रोड्यूस भी कर लिया, अब मैंने सेल में कर रहा हूँ, तो एक्चुअल जो मेरी सेल्स हैं वो मेरी कितना डेविएट कर रही है मेरी फोरकास्ट से, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ? यस, मैं इसको थ्रू जो है ट्रैकिंग, मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि मेरी कितना डेविएट करती है एक्चुअल सेल्स मेरी फोरकास्ट से.
सो दैट कि वो ट्रैकिंग वेरिएबल मैं नेक्स्ट फोरकास्ट में इनकॉर्पोरेट करके अब जब मैं नेक्स्ट फोरकास्ट करूँ तो वो ज़्यादा एक्यूरेटली हो, उसमें वो ट्रैकिंग सिग्नल्स कम आए। सो वो भी एक हमने मॉडल डिस्कस किया ट्रैकिंग सिग्नल्स का, कि हम सिग्नल्स को कैसे ट्रैक करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, मेजर कैसे करते हैं। जिसमें हमने बात की थी मीन एब्सोल्यूट, हमने डेविएशन की बात की थी। हमने कहा था डेविएशन से पॉजिटिव हम एक रेंज ले लेते हैं, नेगेटिव रेंज ले लेते हैं। इसके अंदर जो जितनी हमारी फोरकास्ट फिगर्स फॉल करती हैं वो हम कंसिडर करते हैं कि जी कि वो फ्लक्चुएशंस हैं, और उससे ऊपर जो जाता है वो हमारा पर ट्रैकिंग, हम उसके ट्रैक करते हैं और कंट्रोल करते हैं। फिर हमने फोकस्ड फोरकास्टिंग की कि हम एक कंपोनेंट को लेके उसके ऊपर बेस करके हम फोरकास्टिंग कैलकुलेट करते हैं, फिगर्स, सेल्स फिगर्स हम डेवलप करते हैं, स्केड्यूल्स बनाते हैं। और फाइनली हमने सर्विस सेक्टर को भी देखा। सर्विस सेक्टर पे हमने बहुत ब्रीफली हमने सिर्फ उसमें ये देखा, बात की थी कि सर्विस सेक्टर इज़ नॉट एज सिंपल एज द प्रोडक्ट सेक्टर या प्रोडक्शन में तो आप बता सकते हैं आपके पास डाटा है, पिछली भी सेल्स का, पिछले आपके पास डिमांड का, पिछली प्रोडक्शन का, इन्वेंट्री का। सर्विस के अंदर भी आपके पास डाटा तो है, लेकिन सर्विस में और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हॉलीडे इफेक्ट आ जाते हैं, उसके अलावा आपकी स्ट्राइक्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप सर्विस सेक्टर को कन्वीनियंटली फोरकास्ट नहीं कर सकते जैसे कि आप प्रोडक्शन को आप कन्वीनियंटली फोरकास्ट कर सकते हैं। So this was the summary of what we discussed in the last session. Now moving on to the agenda for this session. इस सेशन में हम सबसे पहले MS प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारा लास्ट से पिछला जो लेक्चर था which was the lecture number 4, जिसमें हमने डिस्कस किया था माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। Basically we discussed what are projects and what is project management, and then we discussed कि हम इन सारी चीज़ों को Microsoft प्रोजेक्ट से या प्राइमेवेरा से हम कैसे हम प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हैं। तो I'll take you through an introduction of Microsoft project. Since Primavera is an expensive software and it is more complicated as well, but it gives more better CPM and PERT analysis, लेकिन हम माइक्रोसॉफ्ट भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम उसमें क्या क्या कुछ कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते। देन विल स्टार्ट आवर सेकेंड सेक्शन विच इज़ अबाउट द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट डिज़ाइन, and that's the chapter number 1 of the second section. And we'll talk about the goods and service selection. और उससे पहले हम प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल भी डिस्कस करेंगे, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिस्कस करने से पहले हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे रीगल मैरीन की, जो हमने पहले भी एक दो दफ़ा हमने रीगल मैरीन को डिस्कस भी किया। उसके ऊपर हमने शॉर्ट सी उसके ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, इंट्रोडक्शन भी दिया। हम उसको दोबारा देखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बेसिकली मोर ऑफ लाइफ साइकिल उसमें, क्योंकि मेरीन प्रोडक्ट्स हैं, और हम देखेंगे कैसे लाइफ साइकिल हमारी थ्योरी अफेक्ट करती है रीगल मैरीन को। और उसके बाद फिर विल स्टार्ट दिस चैप्टर एंड विल टॉक अबाउट गुड्स और सर्विसेज सिलेक्शन क्या होती हैं, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, आउटपुट, कंपेटिटिव एडवांटेजेस क्या हैं, लाइफ साइकिल प्रोडक्ट का क्या है, फिर लाइफ साइकिल स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट बाय वैल्यू एनालिसिस क्या होते हैं, फिर न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जनरेटिंग न्यू प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज, विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट, व्हाई bringing a new product in the market is more important than selling the same product over years and years. Then प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या क्या हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती कैसे कैसे है, और इसके बाद इसके नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्रोडक्ट के इश्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो आज के हम जो लेक्चर है, ये सेशन है, इसमें हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक ही अपनी डिस्कशन को लिमिट रखेंगे। और इसमें हम जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम क्या है,
क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, जिसके अंदर हम क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, ट्री हाउस या हाउस इफेक्ट का हम एक वो डायग्राम देखेंगे और देखेंगे कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होती है, मैन्युफैक्चरेबिलिटी ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इन इंट्रोडक्शन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट है जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। उसके अंदर हम फिर आगे फर्दर उसमें देखें तो उनके अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसमें हम टाइप करते हैं, लेटर लिखते हैं, जिसमें हम रिपोर्ट्स राइटिंग करते हैं सारी। फिर एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जिसके अंदर हम डेटा शीट्स बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं। फिर उसके अलावा एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के वेरियस अदर विजियो है। फिर उसके अलावा एक वन ऑफ द कंपोनेंट इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट डील्स विद प्रोजेक्ट्स। हमने पिछले सेशन में भी ये डिस्कस किया था। प्रोजेक्ट्स, व्हाट आर प्रोजेक्ट्स? एनीथिंग कैन बी अ प्रोजेक्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट क्या करता है? रिसोर्स एलोकेशन प्लस ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन, स्केड्यूलिंग एंड प्लानिंग। दिस इज बेसिकली अ प्लानिंग टूल। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में मैं क्या कर सकता हूं? मैंने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है। इस्लामाबाद से लाहौर जाने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर लिस्ट डाउन कर सकता हूं कि मेरी क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, कितने मेरे पास पैसे हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, कौन सी गाड़ी है मेरे पास, कितने लोग मेरे साथ जा सकते हैं, कॉस्ट का स्केड्यूल क्या होगा, कितनी मेरी कॉस्ट आएगी, कितनी देर में, कितने घंटों में मैं लाहौर पहुंचूंगा। तो ये पूरा का पूरा मैं इसके ऊपर अपना प्लान कर सकता हूँ लाहौर जाना, और लाहौर जाना मेरे लिए प्रोजेक्ट में ट्रीट कर रहा हूँ। So what is Microsoft Project? Microsoft Project is a project management software program. It is designed to assist project managers in developing plans. एक तो plans बना सकते हैं आप इस पे। Resource to task, जितनी resources हैं, जितनी activities हैं, सबको आपस में आप relationship define कर सकते हैं, tag कर सकते हैं कि ये resource ये काम करेगा, ये human। अब resources बहुत तरह की हैं। resources में human resources भी आ जाती हैं, उसके अलावा आपके पास कॉस्ट बेनिफिट्स भी आ जाते हैं। उसके अलावा आपके पास अब कार्स भी आ सकते हैं कि इस एक्टिविटी के लिए ये 2 गाड़ियाँ यूज़ होंगी, इस एक्टिविटी के लिए ये 2 गाड़ियाँ यूज़ होंगी, इस एक्टिविटी के लिए इतने बंदे काम करेंगे, इस एक्टिविटी के लिए इतने बंदे काम करेंगे, इस एक्टिविटी के लिए इतने कंप्यूटर्स यूज़ होंगे, इस एक्टिविटी के लिए इतने कंप्यूटर्स यूज़ होंगे। ये सारी रिसोर्सेज हमारी रिसोर्स प्लानिंग हो सकती है। फिर प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं कि आपने एक दफ़ा प्लान कर लिया कि जी ये कंपोनेंट या ये वाला एक्टिविटी इस दिन होगी, इतने घंटों में होगी, और इसके लिए ये रिसोर्सेज यूज़ होंगी, तो क्या वो रिसोर्सेज यूज़ हुई और इतने उस टाइम फ्रेम के अंदर वो कंप्लीट हुई एक्टिविटी या नहीं हुई, और वो अगर नहीं हुई तो अगली एक्टिविटी शुरू की जा सकती है, नहीं की जा सकती। ये सारे डिसीजंस आप ले सकते हैं। फिर बजट मैनेज कर सकते हैं आप, बजट एलोकेशन हो सकती है। फिर वर्कलोड, आप देख सकते हैं कि अब आपके पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं, 5 एम्प्लॉयज़ को वेरियस अपने एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर आप प्लान कर सकते हैं कि इसके पास 4 एक्टिविटीज़ हैं जो करनी है इस एम्प्लॉय ने, इसने 2 एक्टिविटीज़ करनी है, इसने 4 करनी है। तो आपने अगर आप इनका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं दोनों की कि जी कौन ओवरलोड तो नहीं हुआ, कौन अंडरलोड तो नहीं हुआ। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। The first version of Microsoft Project was released for DOS disk operating system in 1984 by a company working for Microsoft. Microsoft ने जो पहले कंप्यूटर्स थे उसके अंदर एक आता था, जिस तरह हमारी Microsoft Windows है, Windows से पहले एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS कहलाता था, सिस्टम होता था जो कंप्यूटर को रन करता था। और माइक्रोसॉफ्ट का एक कंपनी थी जो आगे वेंडर था, उसने ये बेसिकली प्रोजेक्ट एक डेवलप किया था 1984 में। माइक्रोसॉफ्ट बॉट ऑल राइट्स टू द सॉफ्टवेयर इन 1985, उन्होंने 1985 में उस कंपनी से ये सॉफ्टवेयर खुद खरीद लिया। और ड्यूरिंग 80s कपल ऑफ वर्जन्स फॉर डॉस वर रिलीज, और 80s के अंदर क्योंकि उस वक्त डॉस था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे कंप्यूटर्स चल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट ना हुई। द फर्स्ट विंडोज़ वर्जन वॉज रिलीज इन 1990, पहली दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो थी 1990 में बनाई गई थी। ड्यूरिंग 90s देयर वर ऑल्सो वर्जन्स ऑफ मैक,
मैक जो एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर भी उस वक़्त भी डिफरेंट वर्जन्स इसके माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के बनाए गए थे. द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोजेक्ट इज़ 2015. अब लेटेस्ट वर्जन 2015 का है जो कि हम यूजुअली यूज़ हो रहा है. ये इस तरह की आप एक विंडो देख रहे हैं. ये इस तरह की एक विंडो, इसके अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर आप जब इसको खोलेंगे तो बन जाती है. इसके अंदर एक तरफ तो आपने टास्क, दरमियान में देखें टास्क नेम आ रहा है. सबसे पहले जी परसेंटेज कंप्लीशन आ रहा है, आपको बता रहा है हर टास्क कितने % कंप्लीट हो गया, कितने % रह गया. फिर उसके बाद कि सिंक्रोनाइजेशन स्टेटस के कौन सा कंप्लीट हो गया है, कौन सा ऑन स्केड्यूल है, कौन सा जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है, कौन सा टास्क ऑन स्केड्यूल है कि मतलब कि अपने टाइम पे चल रहा है, कौन सा जो है ऑन स्केड्यूल नहीं है. रेड आपको शो कर रहा है डॉट जो कि ऑन स्केड्यूल नहीं. ठीक है. फिर उसके बाद आ जाता है कि टास्क का कंप्लीट हो गया है, डेट एंड हो गई है, क्या फ्यूचर टास्क है जो अभी होना है या अभी करंट टास्क है. फिर उसके बाद टास्क नेम के एक्टिविटीज़, एक एक एक्टिविटी आ गई. फिर उसके बाद ड्यूरेशन आ गई, एक्टिविटी कितने दिन में ख़त्म होगी, उसका स्टेटस कब शुरू होगा, स्टार्ट डेट क्या है, कब एंड होगा, एंड डेट क्या है, कॉस्ट क्या होगी, कौन ह्यूमन रिसोर्स कौन कौन इस पे काम करेगा, उसके अलावा कौन कौन सी अदर रिसोर्सेज इसके लिए रिक्वायर्ड हैं. तो ये आपको कंप्लीट आपको एक चार्ट बना के देता. हमने जब प्रोजेक्ट्स पढ़े थे तो हमने गैंट चार्ट्स पढ़े थे. तो इस तरह एक गैंट चार्ट बनाता है कि जी एक्टिविटी नंबर 1 इस दिन स्टार्ट होगी, इस दिन खत्म होगी, उसके साथ दूसरी एक्टिविटी किस दिन स्टार्ट होगी, किस दिन खत्म होगी, और इस पर क्या क्या रिसोर्स एलोकेशंस होंगी. ये सारे का सारा आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम कर सकते हैं. आपको कंप्लीट एक जो है प्रोजेक्ट की का प्लान वो बना के देते थे, बना सकते हैं आप इसमें. प्रोजेक्ट क्रिएट्स बजट्स बेस्ड ऑन असाइनमेंट वर्क एंड रिसोर्स रेट्स. और प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक्चुअली जो बजट्स इसके लिए आप कॉस्ट एलोकेशन करते हैं वो एक्यूरेटली फिगर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटी वाइज कैलकुलेट कर रहे होते हैं. तो एक्टिविटीज़ मिला के आपके पास टोटल बजट आ जाता है. रिसोर्स, पीपल, इक्विपमेंट एंड मटीरियल कॉस्ट निकाल सकते हैं. रिसोर्स कैन बी शेयर्ड बिटवीन प्रोजेक्ट यूजिंग अ शेयर्ड रिसोर्स पूल. अब प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का सबसे जो बेहतरीन फीचर है वो ये कि अगर मैंने इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के ऊपर एक प्रोजेक्ट प्लान डेवलप किया है तो सिर्फ मैं ही इस पे काम नहीं कर सकता. मेरे बाकी जो कंपनी के 5 एम्प्लॉयज़ हैं, 10 एम्प्लॉयज़ हैं, हर एम्प्लॉय इसके ऊपर काम कर रहा है. हर एम्प्लॉय ने जो एक्टिविटी कंप्लीट कर दी वो उसको अपडेट कर देता कि मैंने एक्टिविटी कंप्लीट कर दी. दूसरा अपडेट कर देता उसने अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर दी और नई एक्टिविटी स्टार्ट कर ली. नाउ अब मैं अगर इसको मॉनिटर कर रहा हूँ तो मेरे पास एग्जैक्ट रियल टाइम मेरे पास स्टेटस आ रहा है प्रोजेक्ट का, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गई, कौन कौन से रिसोर्सेज खर्च हो गए, कितने रिसोर्सेज रह गए, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नई स्टार्ट हो रही है. मेरे पास कंप्लीट प्लान है. Each resource can have its own calendar. Limitation: Microsoft Project presumes additional physical raw materials are always available without limit. इसमें एक लिमिटेशन ये है क्योंकि सेंस हम रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर रिसोर्स प्लानिंग में मतलब कि हमारे पास रॉ मटेरियल या हमारे पास कॉस्ट जो बजट है या हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो ये कंसिडर ये करता है कि हमारे पास हम नई एक्टिविटी के लिए पिछला रिकरिंग जो है उसको हम कंटिन्यू नहीं करते, हम नया हमारे पास आ जाता है. तो वो हमारे पास एक इसकी लिमिटेशन है कि अनलिमिटेड उसमें हमारा जो रिसोर्सेज कंसिडर कर रहा होता. दिस इज अ वेरी रोबस्ट, वेरी गुड, stable software which has the right tools of usability, power, flexibility. किसी वक्त भी बैठ के, कभी भी बैठ के कोई भी रिसोर्स आप जो है रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं, कोई भी आप इसके अंदर एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. दैट्स वाई यू कैन मैनेज प्रोजेक्ट मोर एफिशिएंटली एंड मोर इफेक्टिवली. इसी वजह से आप प्रोजेक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के ऊपर मोर एफिशिएंटली और मोर इफेक्टिवली इसके ऊपर आप रन कर सकते हैं, इसके ऊपर आप जो प्लान कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट enables you to stay informed and in control. एक तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फीचर ये है कि यू आर इन्फॉर्म्ड. सारे लोग अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसे अपडेट करते जा रहे हैं और आप भी इन्फॉर्म्ड हैं, वो भी इन्फॉर्म्ड हैं. हर किसी को दूसरे कंपोनेंट का पता है कि कितना काम हो गया, कितना रह गया. प्रोजेक्ट वर्क, स्केड्यूल्स, फाइनेंसेस, एक एक चीज़ की आपको डिटेल्स पता चल रही होती हैं. एंड टू कीप प्रोजेक्ट टीम्स अलाइंड, तो उससे होता क्या है कि आपकी प्रोजेक्ट टीम्स भी अलाइंड रहती हैं.
अलाइंड रहने का मतलब है कि हर प्रोजेक्ट टीम को, डिफरेंट प्रोजेक्ट टीम्स हैं जो एक प्रोजेक्ट पे काम करी, तो हर प्रोजेक्ट टीम को दूसरी प्रोजेक्ट टीम का स्टेटस पता है, उसे पता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन दैट प्रोजेक्ट, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, और कौन सी एक्टिविटी कब ख़त्म होनी है, कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होनी है, और सो दैट कि सबके पास इक्वल इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है. The project map can help you accomplish your project goals by using the accepted standards and practices of project management methodology. Now, project map इसके अंदर जब आप डेवलप करते हैं, schedules डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर आप अपनी पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स भी डिफाइन कर सकते हैं, सो दैट कि आपको, अगर आप उसे डेविएट करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है अलर्ट कर देगा कि जी आप ये पॉलिसी क्रॉस कर रहे हैं या डेविएट कर रहे हैं, whatever. The project map outlines the 3 phases of project life cycle: building a plan, tracking and managing a project, and then closing a project. तो ओवरऑल जो मैप होता है वो आपको बताता है कब प्लानिंग फेज क्या है, प्लानिंग फेज में कितना टाइम लगा, प्लानिंग फेज कब स्टार्ट हुई, उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ट्रैकिंग उसकी, मैनेजमेंट, उसके बाद क्लोजिंग. ये तीनों फेजेस उसके अंदर कवर हो जाते हैं. बिल्ड अ प्लान एक्टिविटी. और हम प्रोजेक्ट में सबसे पहले करते क्या हैं, सबसे पहले तो हम एक्टिविटीज़ डिफाइन करते हैं. जब हम इसके अंदर हम स्केजुलिंग या हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर हम एक प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम एक्टिविटीज़ लिस्ट डाउन करते हैं कि एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, हम कौन से हमने काम करने हैं. फिर प्लान करते हैं उन एक्टिविटीज़ को, कौन सी एक्टिविटी पहले होगी, कौन सी एक्टिविटी बाद होगी, कौन सी एक्टिविटी इकट्ठे हो सकती है, कौन सी इनके बाद शुरू होनी है. फिर हर हमारे पास एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज क्या हमें रिक्वायर्ड हैं और उनकी प्रोक्योरमेंट कब और कैसे हमें अवेलेबल होंगे. फिर कॉस्ट क्या होगी एक्टिविटीज़ की, प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट क्या होगी, क्वालिटी और रिस्क्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं, कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या होगी इस प्रोजेक्ट की, और ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं हम इसको, बेटर रन कैसे कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं. एंड फिर प्रिंट एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि हम फिर अपने तमाम प्रोजेक्ट मैनेजर्स को ये इंफॉर्मेशन कैसे हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं. देन दैट वाज द प्लानिंग फेज. ये हम सारी चीज़ें पहले प्लान करते हैं. फिर ट्रैकिंग, फिर हम प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे स्केजुअल्स, डेडलाइंस कैसे मीट करनी है, फिर हम रिसोर्सेज कैसे मैनेज करनी है, कॉस्ट और रिस्क कैसे मैनेज करने हैं. ये सारी की सारी आप प्लानिंग जो है और साथ साथ कंट्रोलिंग आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के ऊपर कर सकते हैं. देन फाइनली व्हेन यू आर डन विद योर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया सक्सेसफुल, रिव्यू प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन. आप फिर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि आपने हर एक्टिविटी का एक अपना गोल है, उस हर एक्टिविटी ने अपना गोल अचीव किया नहीं किया, और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट आप क्लोज कर लेते हैं. प्रोजेक्ट जब क्लोज करते हैं तो वो आपको एक समरी जनरेट कर देता है कौन कौन से एक्टिविटीज़ थी, हर एक्टिविटी का गोल्स अचीव हुए नहीं हुए, एक्टिविटी टाइम पे स्टार्ट हुई नहीं हुई थी, और फिर हर एक्टिविटी जो है उसके ऊपर कितनी कॉस्ट एस्टिमेटेड थी, कितनी एक्चुअल कॉस्ट आई, इसकी कंप्लीट एक समरी आपके पास जनरेट हो जाती, बन जाती है इसके अंदर. तो आप उससे फिर अपने प्रोजेक्ट को पे कमेंट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं कि जी हमने ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कर सके या नहीं कर सके, और हमारी क्या लर्निंग आउटकम है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए. सो ये प्रोजेक्ट्स के तमाम फेजेस जो है वो कवर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर. Microsoft Project's capabilities were extended with the introduction of Office, Project Server and Web Access. प्रोजेक्ट सर्वर और वेब एक्सेस इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में इन्होंने अभी रिसेंटली और इसके अंदर एनहांसमेंट्स कर दी है, ऐड कर दी है इन्होंने चीज़ें. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि अब एक तो प्रोजेक्ट पहले तो मैनुअली आप रिपोर्ट्स प्रिंट करके मैनेजर्स के साथ आप डेली बेसिस पे शेयर कर रहे होते थे. अब ये कि ऑनलाइन अवेलेबल है, थ्रू द इंटरनेट भी अवेलेबल है आपका प्रोजेक्ट, थ्रू द ऑफिस सर्वर जो ऑफिस कंप्यूटर भी अवेलेबल है. कहीं भी बैठ के मैं किसी वक्त भी मैं कोई और मैनेजर देख सकता है कि प्रोजेक्ट की क्या इस वक्त एक्टिविटीज़ चल रही हैं, प्रोजेक्ट किस स्टेज के ऊपर है, प्रोजेक्ट का करेंटली जो है कॉस्ट प्लान क्या है, स्केड्यूल प्लान और रिसोर्स प्लानिंग क्या.
ऑल्सो न्यू वर्जन्स प्रोवाइड फॉर क्रॉस फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक पावर पॉइंट और विजियो में भी आप इसके अंदर आपने अब अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो रादर दैन के पहले आप उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करके डाटा को आप पावर पॉइंट पर कन्वर्ट करते थे, अब डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है आपको प्रेजेंटेशन मोड के अंदर वो उसको प्रेजेंट कर देता है. सो दैट वाज अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट. हमने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में देखा कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में हमने देखा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तमाम फेजेस एक्टिविटीज़ वो उसमें कवर होती हैं इसमें हम प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से ऑप्टिमली एफिशिएंटली हम रन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में. सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट फॉर एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स. नाउ मूविंग ऑन टू the section 2 of our course, chapter number 1, which is about the product design. But first of all, before going on to the chapter, discussing the product design, we'll first talk about a case study about Regal Marine. Regal Marine is a company that specializes in building luxury boats, laser boats बनाते हैं वो. After being in the industry for 30 years, the company still faces several challenges every year in order to remain competitive in the market. इस कंपनी को बेसिकली ये स्टार्ट हुई थी एज अ होम बिजनेस और उसके बाद फिर उन्होंने कंपनी बना ली और पहले बोट्स होम बिजनेस था, घर में बनाते थे, फिर कंपनी बना ली. उसके बाद इट्स बिन 30 years और रीगल मेरीन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट or one of their boats are considered to be one of the good boats. After reviewing their case study, it is important to realize how the concept of product life cycle applies to Regal Marine products. What strategy Regal uses to stay competitive? What kind of engineering saving is Regal achieving by using computer-aided technology rather than traditional drafting techniques, and what are the likely benefits of computer-aided design technology? नाउ हम इस जो रीगल मेरीन है, रीगल मेरीन क्या कर रहा है, रीगल मेरीन कैसे अपने प्रोडक्ट को ऑप्टिमली एनहांस कर रहा है, कैसे वो एफिशिएंटली कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम इस केस स्टडी में देखेंगे. और उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम बेसिकली दिस केस स्टडी इज अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. रीगल मेरीन नोज दैट great products are the key to success. With hundreds of competitors in the boat business, Regal Marine must work hard to stand apart and continuously introduce innovative, high-quality new boats. Very true. Competitive market है, there are a lot of other boat companies. तो उन्होंने अगर मार्केट में competitive रहना है, अपने प्रोडक्ट सेल करना है, तो उनको highly innovative, technologically advanced होना पड़ेगा. Every new product has a life cycle that can be divided into 4 phases. हमारे पास लाइफ साइकिल क्या है प्रोडक्ट के? इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अप्लाइज डायरेक्टली टू द रीगल मेरीन प्रोडक्ट्स सिंस देयर प्रोडक्ट्स एवरेज लाइफ साइकिल इज ओनली अबाउट 4 years. हर बोट का लाइफ साइकिल सिर्फ 4 साल है. 4 साल के बाद उनको नया मॉडल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है बिकॉज वो अदरवाइज उनका प्रोडक्ट विल डाई. Therefore, they are determined to make sure that new products they are developing have the potential to be efficient and utilize technologies to expand their life cycles. Further, Regal Marine introduces on average 4 new models every year. और वो क्या कर रहे हैं? On average हर साल 4 नए models introduce कर रहे हैं. It is important for the corporation to introduce new material every year so that they can keep a competitive edge. रीगल मेरीन बोट्स बनाते हैं, ग्लोबल मार्केट है, पूरी दुनिया में बहुत सारी बोट बनाने वाली कंपनी है. अब वो क्या कर रहे हैं कि अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस क्या हैं? इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी और उसके बाद डिक्लाइन. और वो कहते हैं कि जी इसकी हर बोट की जो लाइफ है वो मैक्सिमम 4 years है. कुछ बोट्स उनकी 2 साल के बाद भी वो जो हैं मार्केट सेल ख़त्म हो जाती है. तो रीगल मेरीन को अगर मार्केट में रहना है, कंपेटिटिव रहना है, एफिशिएंट रहना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक तो उनका डिज़ाइन खूबसूरत होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी एफिशिएंट होनी चाहिए. अब वो डिज़ाइन को जो है करने के लिए उनको क्या चाहिए? एफिशिएंट डिज़ाइनिंग के लिए पहले तो स्केच बनाते थे, अब
द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस, तो वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस टेक्नोलॉजी पे चले गए, कंप्यूटर पर डिज़ाइंस बनाते हैं बोर्ड्स के, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इन कीबोर्ड्स हैं, बोर्ड्स बनाते हैं। फिर हर साल दे ट्राई टू ब्रिंग इन न्यू प्रोडक्ट्स, हर साल 1 2 3 4 मॉडल्स नए इंट्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट वर्जन्स, डिफरेंट ऑप्शंस के साथ। सो उससे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से क्या हो रहा है, रिड्यूस प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम, जल्दी डिज़ाइन कर लेते हैं नए प्रोडक्ट। प्रॉब्लम विद टूलिंग्स जो हैं वो सारे उन्होंने रिड्यूस कर लिए हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स इन प्रोडक्शन रिड्यूस कर लिए हैं बिकॉज ऑफ उनके पास ऑलरेडी स्केचेस और उनके वो अपने प्रोडक्ट लाइन को उसी तरह चेंज कर लेते हैं। अब इन्होंने फिर क्या किया कि एक और जो इन्होंने नई इनोवेशन की प्रोडक्ट बनाने के लिए इन्होंने असेंबली लाइन सिस्टम इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया, रादर दैन कि इंडिविजुअली एक एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इन्होंने असेंबली लाइंस बना ली। फिर जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस कर लिया उन्होंने। तो ये सारे वो इनके फैक्टर्स हैं रीगल मैरीन के जिनकी वजह से रीगल मैरीन इज स्टिल कंपैटिटिव इन द मार्केट। और ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं दे पॉइंट टूवर्ड्स द प्रोडक्ट डिज़ाइन थिंग। सो आज के हम इस चैप्टर के अंदर विल ट्राई टू लर्न हाउ इम्पॉर्टेंट इज द प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। Product decisions, the good or service the organization provides to the society. प्रोडक्ट का पहला डिसीजन क्या है, क्या गुड या क्या सर्विस आपने ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड करनी है सोसाइटी को। टॉप ऑर्गेनाइजेशंस टिपिकली फोकस ऑन कोर प्रोडक्ट्स, और जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने कुछ कोर प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को वो ज़्यादा फोकस करती हैं। कस्टमर्स बाय सेटिस्फैक्शन, नॉट जस्ट अ फिजिकल गुड और पर्टिकुलर सर्विस। कस्टमर्स की साइकी क्या है, कस्टमर्स की साइकी ये है कि वो सेटिस्फैक्शन बाय करते हैं, वो प्रोडक्ट बाय नहीं करते। टूथपेस्ट, मैं एक टूथपेस्ट खरीदता हूँ, मैं उस टूथपेस्ट से सेटिस्फाइड हूँ, उसे यूज़ करके दांत ब्रश करके मुझे मज़ा आता है, मुझे लगता है मेरे टीथ ज़्यादा क्लीन हो गए। आई विल कीप बाइंग द सेम टूथपेस्ट। हो सकता है कि वो टूथपेस्ट क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी ना हो, उससे अच्छी टूथपेस्ट भी मार्केट में अवेलेबल हो, लेकिन क्योंकि मैं बाकियों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसलिए आई विल कीप बाइंग दैट टूथपेस्ट। और मैं जिस टूथपेस्ट से सेटिस्फाई हो जाऊंगा मैं हमेशा उसी को प्रेफर करूंगा। फंडामेंटल्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी विद इम्प्लीकेशंस थ्रू आउट द ऑपरेशंस फंक्शन। और प्रोडक्ट डिजाइन डिसीजन जो है इट इज एन इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल स्ट्रैटेजी डिसीजन है जो कि अलाइन करना पड़ता है आपकी ऑपरेशंस फंक्शंस के साथ, क्योंकि आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन चेंज करेंगे तो आपका ऑपरेशन फंक्शंस में भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो जो आप इम्प्लीकेशन होगी वो भी आपको ऑपरेशन फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी ऑप्शंस, डिफरेंशिएशन, शुड आइस हॉस्पिटल की एक एग्जांपल है, लो कॉस्ट टाको बेल, रैपिड रिस्पॉन्स टोयोटा। डिफरेंशिएशन की एक हम एग्जांपल देखें तो शुड आइस हॉस्पिटल एक है, अमेरिका में एक हॉस्पिटल्स हैं जो कि वहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ अमेनिटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अमीर लोगों के लिए डिफरेंट तरह का हॉस्पिटल है और जो मीडियोकर हैं उनके लिए डिफरेंट तरह का हॉस्पिटल, गरीब लोगों के लिए डिफरेंट किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर। लो कॉस्ट टाको बेल कंपनी है जो कि लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, लो कॉस्ट उनकी कंपैटिटिव एडवांटेज ये। रैपिड रिस्पॉन्स टोयोटा, मार्केट चेंजिंग, हर दूसरे साल तीसरे साल नई कार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रैपिडली दे आर रिस्पॉन्डिंग टू द चेंजिंग मार्केट कंडीशंस, टू द चेंजिंग मार्केट डिजाइंस, ब्रिंगिंग न्यू एंड न्यू डिजाइंस वेरी रैपिडली। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स मे बी एनी लेंथ फ्रॉम अ फ्यू आवर्स टू डेकेड्स। लाइफ साइकिल किसी भी प्रोडक्ट का कुछ घंटों से लेके कुछ डेकेड्स तक भी जा सकता है, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल भी लाइफ साइकिल हो सकता है।
The operation functions must be able to introduce new products successfully. अब ऑपरेशन फंक्शन पे डिपेंड करता है कि ऑपरेशंस कैसे नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. Let's look at this graph. There are 4 stages of product life cycle. The first one is introduction, second is growth, third is maturity, fourth is decline. Now, if you see on the y-axis, there is sales, cost and cash flow. जो ये पहली लाइन आप देख रहे हैं, पहली लाइन जो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, that is the एवरेज कॉस्ट. इसको हम एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं या हम इसको फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं. अब फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट पे जब तक हम फिक्स कॉस्ट के ऊपर से नीचे हैं तो हम लॉस इनकर कर रहे हैं. फिक्स कॉस्ट से ब्लैक लाइन देखें, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन हमारी जब ऊपर चली गई तो हमने क्या कर रहे हैं, नेट रेवेन्यू और सेल्स रेवेन्यू. ब्लू लाइन इज द सेल्स रेवेन्यू एंड द ब्लैक लाइन इज द नेट रेवेन्यू. तो अगर हमारा सेल्स रेवेन्यू नेट रेवेन्यू से ज़्यादा है तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट इनकर कर रहे हैं. अदरवाइज हम रेड रीजन में कॉस्ट इनकर कर रहे हैं. और हम अगर जो है बिलो द फिक्स कॉस्ट जा रहे हैं तो दैट इज़ नेगेटिव कैश फ्लो. सो इस ग्राफ के अंदर व्हाट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इज कि इंट्रोडक्शन स्टेज में वी यूजुअली हैव नेगेटिव कैश फ्लोज. Then the negative cash flows start getting positive in the growth phase. During the maturity, we are incurring profits, and finally in the decline stage, after some time हमें loss होना शुरू हो जाता है. तो जब हम loss situation के पास पहुंच जाते हैं तो we obsolete that project and we bring in a new one. उस प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल वहाँ ख़त्म हो जाता है, हम उसको डेड कर देते हैं और एक नया जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं. नाउ द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसमें क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू, फाइन ट्यूनिंग में वारंट अनयूजुअल एक्सपेंसेस फॉर रिसर्च. हम इसमें नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और उसको फाइन ट्यून करते हैं. फाइन ट्यून का मतलब है कि हम उस प्रोडक्ट में बेटरमेंट्स में इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं. लेकिन इम्प्रूवमेंट्स थ्रू रिसर्च आती हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोसेस मॉडिफिकेशन और सप्लायर डेवलपमेंट के थ्रू आती हैं, जो कि हमें एक्स्ट्रा हम पे, क्योंकि हमें कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा नेगेटिव कैश फ्लो था, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था. देन द ग्रोथ स्टेज, द सेकेंड वन इज द ग्रोथ स्टेज. प्रोडक्ट डिजाइन बिगिंस टू स्टेबलाइज. प्रोडक्ट डिजाइन जो है ग्रोथ स्टेज में आके स्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है. Effective forecasting of capacity becomes necessary. और हम क्या करते हैं कि फिर हमारे पास फोरकास्टिंग भी इफेक्टिव हो जाती है. हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कैसे बिहेव कर रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी इन्वेंट्री, हम अपने प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट की फोरकास्ट कर लेते हैं. एडिंग और एनहेंसिंग कैपेसिटी में बी नेसेसरी. तो हम उसमें क्या करते हैं, अगर तो हमारा प्रोडक्ट इज बिहेविंग वेल, प्रोडक्ट इज द सेल्स डिमांड इज मोर इन द मार्केट, तो हम अपनी कैपेसिटी इन्हांस कर लेते हैं, या अगर कम हो तो हम उसको रिड्यूस कर लेते हैं. अकॉर्डिंगली फिर हम ग्रोथ स्टेज के अंदर हम अपनी कैपेसिटी को भी एडजस्ट कर लेते हैं. मैच्योरिटी स्टेज, द थर्ड वन इज द मैच्योरिटी स्टेज. मैच्योरिटी फेज में कंपेटिटर्स भी एस्टैब्लिश उस वक्त तक हो चुके होते हैं, आपका प्रोडक्ट भी एस्टैब्लिश हो चुका होता है. हाई वॉल्यूम इनोवेटिव प्रोडक्शन में भी नीडेड, और बहुत हाई वॉल्यूम में आप अपनी प्रोडक्शन को सेल कर रहे होते हैं, आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी इन डिमांड होता है. इम्प्रूव कॉस्ट कंट्रोल, आप उसमें अपनी कॉस्ट कटिंग भी ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल कर सकते हैं. रिडक्शन इन ऑप्शंस, पेयरिंग डाउन ऑफ प्रोडक्ट लाइन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने प्रोडक्ट को जब देखते हैं कि मैच्योरिटी स्टेज एंड होने वाली, तो अपने प्रोडक्ट को आप डिक्लाइन, उसकी आप प्रोडक्शन कम करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज आप फिर डिक्लाइन स्टेज में जब जाते हैं तो उसके बाद प्रोडक्ट आपका डाई करना शुरू कर देता है. लास्ट वन इज द डिक्लाइन स्टेज फेज. डिक्लाइन स्टेज
In the decline stage, unless product makes a special contribution to the organization, कि हाँ अगर तो प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट की वजह से आपको कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं आ रहा ऑर्गेनाइजेशन को, तो यू मस्ट प्लान टू टर्मिनेट ऑफरिंग. तो आप क्या करते हैं, अपने उस प्रोडक्ट को टर्मिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आप वो उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं कि इस अगर ये प्रोडक्ट हमें कोई स्पेशल या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा, डिक्लाइन कर रहा है, इसकी सेल्स डिक्लाइन हो रही है, तो हमें इस प्रोडक्ट को ख़त्म कर देना चाहिए, हमें नया प्रोडक्ट मार्केट में ले आना चाहिए. नाउ अगेन लुक एट दिस ग्राफ. पहले हमने सेल्स और रेवेन्यू की फिगर्स देखी थी, रेवेन्यू हमने ग्राफ देखा था. दिस ग्राफ रिलेट्स टू कॉस्ट कमिटेड एंड कॉस्ट इनकर्ड. अब कॉस्ट कमिटेड का मतलब है कि आपने जो कॉस्ट का आपने प्लान की थी कि कितनी कॉस्ट आपकी लगेगी, और इनकर्ड का मतलब है कितनी कॉस्ट लग चुकी है. तो कॉन्सेप्ट डिज़ाइन के अंदर आपकी कॉस्ट कम लगती है, डिटेल डिज़ाइन प्रोटोटाइपिंग में ज़्यादा लगती है, मैन्युफैक्चरिंग में उससे ज़्यादा, सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी कॉस्ट उससे ज़्यादा लगती है. एंड ईज ऑफ चेंज. ईज ऑफ चेंज का मतलब है कि आपने कॉस्ट तो आपने इतनी इनकर कर ली, लेकिन उसके कॉस्ट के अगेंस्ट आपने प्रोडक्ट में अगर कोई चेंज लानी है, उसको इम्प्रूव करना है, तो कॉन्सेप्ट डिज़ाइन फेज के अंदर आप उसको जो है क्या कहते हैं, उसको चेंज करने में आपको ज़्यादा उसके अंदर आपकी टोटल कॉस्ट जो है इंक्रीज, उस पर ज़्यादा आपको स्पेंड करना पड़ता है रादर देन कि मैन्युफैक्चरिंग या आपने डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के अंदर. Now product by value analysis. List product in descending order of the individual dollar contribution to the firm. Product by value. Product by value. अब एक कंपनी है वो 6 प्रोडक्ट्स बनाती है, तो कौन जो सा प्रोडक्ट है जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन या फिर ज़्यादा प्रॉफिट इनकर कर रहा है, उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट है, उसके बाद हम डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एक लिस्ट बना लेते हैं. लिस्ट द टोटल एनुअल डॉलर कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट. उसके आगे हम उसकी कंट्रीब्यूशंस लिख देते हैं कि जी ये प्रोडक्ट इतनी कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमें इतने कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये प्रोडक्ट हमें इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है. हेल्प्स मैनेजमेंट एवेल्युएट ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज. और हम प्रोडक्ट पे वैल्यू एनालिसिस से क्या करते हैं, हम ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज देखते हैं. हम देखते हैं कि कौन जो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, हम उसको ज़्यादा फोकस करते हैं उसकी डिमांड और सप्लाई को मैनेज करने के लिए. जैसे कि आप ये हम एक एग्जांपल देखते हैं, सैम्स फर्नीचर फैक्ट्री एक है. अब वो कहता है कि जो है 4 तरह की वो सीट्स बनाते हैं, 4 तरह के सोफ़ा बनाते हैं. एक रिलैक्स सीट है उसका नाम, एक का नाम आर्म चेयर है, फुट स्टूल और रिक्लाइनर. अब वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रिलैक्स सीट की 102 है, फिर आर्म चेयर की 87 है, फुट स्टूल की 12 है और रिक्लाइनर की 136 है. टोटल एनुअल कंट्रीब्यूशन इतनी है. अब जिस प्रोडक्ट की एनुअल हम देखते हैं कि जी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन तो रिलैक्स सीट की 102 है, 102 है डॉलर है, लेकिन उसकी एनुअल 36,000 है. इसी तरह रिक्लाइनर की 136 है लेकिन एनुअल 51 है. आर्म चेयर की 87 है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, लेकिन ओवरऑल इज 51,000. तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो आर्म चेयर की है, तो हमें आर्म चेयर को फोकस करना चाहिए, उसकी सेल को फोकस करना चाहिए. न्यू प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज. When we say new product opportunities, what does that mean? New product opportunities, नए प्रोडक्ट की मार्केट में हमने देखना कि कहाँ कहाँ नया प्रोडक्ट की ज़रूरत है. अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर. अब नया प्रोडक्ट हम कैसे ढूंढ सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि जी नया प्रोडक्ट हम क्या बनाएं. पहले तो हम कस्टमर को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करेंगे, मार्केट में इकोनॉमिक चेंजेस देखेंगे, सोशल एंड डेमोग्राफिक चेंजेस देखेंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे, पॉलिटिकल लीगल चेंजेस देखेंगे, मार्केट प्रैक्टिस, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स. अब पाकिस्तान की आप एक एग्जांपल दे लें. पाकिस्तान में पहले रेयरली होता था कि सीसीटीवी कैमरास
लोग अपने घरों में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में इंस्टॉल करते थे। बट रीसेंट डायनामिक्स क्या हैं, टेररिज्म की वजह से और थेफ्ट्स की वजह से अब लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एकदम डिमांड बढ़ गई सीसीटीवी कैमरास की। सो देयर इज़ अ न्यू प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एनी ऑफ द कंपनी कि वो नया सीसीटीवी कैमरा एक लॉन्च करे, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा इस वक्त डिमांड है। तो दिस डिमांड इज़ बिकॉज ऑफ द सोशल एंड डेमोग्राफिक चेंजेस, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। Importance of new products, percentage of sales from new products। अब percentage of sales from new products क्या है कि आप जो नया प्रोडक्ट सेल करते हैं वो और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपकी जो मेजर परसेंटेज है टोटल कंट्रीब्यूशन की या टोटल आपका रेवेन्यू की, वो न्यू प्रोडक्ट से आ रही होती है। जिसकी अगर हम एग्जांपल लें तो इंडस्ट्री लीडर जो है, इंडस्ट्री लीडर का मतलब है कि वो कंपनी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जिसकी सेल है, रेवेन्यू है। अब इंडस्ट्री लीडर अगर देखें तो उसका अबाउट 50% सेल जो है, 50% सेल न्यू प्रोडक्ट्स की वजह से, बाकी जो सेल है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की वजह से। इसी तरह टॉप थर्ड, मिडिल थर्ड और बॉटम थर्ड जो हैं उनकी सेल्स भी अगर हम पोजीशन ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री देखें। नाउ न्यू प्रोडक्ट्स एट डिज्नीलैंड, हमने पहले भी इसकी एक एग्जांपल देखी थी कि बहुत इस वक्त सारी दुनिया हर साल डिज्नीलैंड देखने जाती है। वहाँ पर डिफरेंट, उनके पास एक मैजिक किंगडम है, फिर उसके पास एपकॉट है, एमजीएम स्टूडियोज़ है, एनिमल किंगडम है। अब वो उसकी सेल वाइज उन्होंने बताया कि जी कितनी उनके वहाँ पे मिलियंस ऑफ विजिटर्स आते हैं, कितने मिलियंस ऑफ विजिटर्स आते हैं। 1984 में कितने थे, 86 में कितने, 88 में, अब 2004 में, 2015 में कितने मिलियंस ऑफ विजिटर्स आते हैं। और कंबाइंड डाटा भी है प्रायर टू 1993, तो पहले उनके 93 से पहले तो उनके पास वो था, उनके पास अलग अलग वो नहीं, उन्होंने जो जितने उनके वहाँ पे हैं, एनिमल किंगडम है, एमजीएम स्टूडियोज़ है, मैजिक किंगडम है, उनके इकट्ठा डाटा वो कंपाइल था। अब उसके बाद अलग अलग भी फिगर्स उनके पास हैं। तो न्यू प्रोडक्ट्स एंड डिज्नी क्या है कि जैसे जैसे वो न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते जाते हैं उसकी वजह से उनके पास उतने मिलियंस ऑफ विजिटर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, हर साल बढ़ते जाते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम, अब कोई भी प्रोडक्ट कैसे डेवलप किया जा सकता है, व्हाट इज द सिस्टम बिहाइंड इट। सबसे पहले तो आइडिया के बाद एबिलिटी टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट, फिर फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, डिज़ाइन रिव्यू, टेस्ट मार्केटिंग, फिर उसके बाद टेस्ट मार्केट करते हैं, फिर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं और उसको एवेल्युएट करते हैं प्रोडक्ट को। नाउ स्कोप ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो देखती है, सबसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट से लेके एवेल्यूएशन तक ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम ये एक्टिविटीज़ को देख रही है। और डिज़ाइनिंग एंड इंजीनियरिंग टीम क्या कर रही है, फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन रिव्यू और टेस्ट मार्केट। सो दिस इज़ अ कंप्लीट प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम। प्रोडक्ट कैसे डेवलप किया जाता है, कहाँ से शुरू होता है, आइडिया से। हर नए प्रोडक्ट का एक आपके पास आइडिया होता है। आइडिया के बाद आप देखते हैं क्या ये आइडिया इम्प्लीमेंटेबल है, क्या ये प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, एबिलिटी इतनी है। फिर एबिलिटी के बाद कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हम बनाएं तो कस्टमर ख़रीदेगा। फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की अपनी स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। फिर उसको टेस्ट करके देखते हैं कि वो क्या जो प्रोडक्ट है वो काम करेगा भी या बिकेगा भी मार्केट में। देन उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, फिर एवेल्युएट करते हैं। So this is the product development system. Quality function deployment. Identify customers want. अब quality function deployment कि हम कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे हम जज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर चाहता है कि कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए।
हाउ गुड सर्विस विल सेटिस्फाई कस्टमर्स वांट, रिलेट कस्टमर वांट्स टू प्रोडक्ट्स हाउस, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स बिटवीन द फर्म्स हाउस, कि रिलेट कस्टमर वांट्स टू प्रोडक्ट हाउस, कि प्रोडक्ट कैसे काम करेगा और कस्टमर उससे क्या चाहता है, फिर फर्म क्या करे और कि उसका रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म हो, डेवलप इंपॉर्टेंस रेटिंग्स, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, एवेलुएट कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, के कंपीटिंग जो प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो कैसे हम उनके साथ compete कर सकते हैं, कंपेयर परफॉर्मेंस टू डिज़ायरेबल टेक्निकल एट्रीब्यूट्स, कि इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और टेक्निकल एट्रीब्यूट्स जो हैं दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ कैसे बेटर हैं। नाउ QFD stands for Quality Function Deployment. QFD हाउस ऑफ क्वालिटी, ये एक टेक्निक है जिसे कहते हैं हाउस ऑफ क्वालिटी टेक्निक। इसमें क्या है, इंटर रिलेशनशिप्स, हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स, रिलेशनशिप मैट्रिक्स दरमियान में बनाते हैं, व्हाट द कस्टमर वांट्स, कंपैटिटिव असेसमेंट क्या है, वेटेज क्या है, कस्टमर इंपॉर्टेंस की रेटिंग्स क्या हैं, फिर टारगेट वैल्यूज, टारगेट एवेल्यूशन, ये सारी की सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, एवेल्युएट करते हैं। तो हमारे पास हाउस ऑफ क्वालिटी, इसे हम हाउस ऑफ क्वालिटी कहते हैं। दिस इज एन एवेल्यूएशन टूल ऑफ अ प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं। योर टीम हैज़ बीन चार्ज्ड विद डिज़ाइनिंग अ न्यू कैमरा फॉर ग्रेट कैमराज, या हमने कैमरा बनाना है ग्रेट कैमराज एक कंपनी उसके लिए। द फर्स्ट एक्शन इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस ऑफ क्वालिटी, इसका हमने हाउस ऑफ क्वालिटी कैसे बनाना है नए कैमरे के लिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जी कैमरा लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है, इजी टू यूज होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, इजी टू होल्ड, स्टडी, कलर करेक्शन, और उसके आगे उसके उन्होंने रेटिंग भी दे दिए, कस्टमर रेटिंग भी दे दिए। ये देखें ना, आप अगर टॉप राइट पे देखें तो व्हाट द कस्टमर, ये हाउस ऑफ क्वालिटी है। हाउस ऑफ क्वालिटी में व्हाट द कस्टमर वांट्स, हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स, इंटर रिलेशनशिप्स क्या हैं, रिलेशनशिप मैट्रिक्स क्या है, एनालिसिस ऑफ कंपैटिटर्स और टेक्निकल एट्रीब्यूट्स एंड एवेल्यूशन, इस पूरे को हाउस ऑफ क्वालिटी कहते हैं। अब हाउस ऑफ क्वालिटी के अंदर पहला कंपोनेंट क्या है, व्हाट द कस्टमर वांट्स, हमने देखना है कस्टमर क्या चाहता है, और हमने कस्टमर चाहता है कि जी कैमरा लाइट वेट हो, इजी टू यूज़ हो, रिलायबल हो, इजी टू होल्ड हो, कलर करेक्शन उसमें हो, और उसकी रेटिंग्स क्या हैं कि जी लाइट वेट 3 रेटिंग उसने कहा कि जी 3% इंपॉर्टेंट है, लाइट वेट हो 4, उसके बाद वो हो रिलायबल 5 हो, मतलब कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग 5 है कि जी रिलायबल ज़रूर होना चाहिए, हाईएस्ट रेटिंग है। लोएस्ट ये है कि कलर करेक्शन हो या ना हो। देन वी मूव ऑन टू हाउ टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स। कस्टमर वांट्स हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जी लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट हो, कस्टमर की वांट्स क्या है कि जी लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है, उसमें जो सेल डालते हैं वो ज़्यादा देर चलें। एल्यूमिनियम कंपोनेंट बॉडी उसकी एल्यूमिनियम की हो, उसमें ऑटो फोकस भी होना चाहिए, ऑटो एक्सपोजर हो, पेंट पैलेट हो, अर्गोनॉमिक डिज़ाइन हो, खूबसूरत अर्गोनॉमिक, हाथ में अच्छा पकड़ा जा सके, ये कस्टमर ये सारी बातें चाहता। नाउ अब अगर हम इसका रिलेशनशिप देखें, हाई रिलेशनशिप, मीडियम रिलेशनशिप, लो रिलेशनशिप। लो रिलेशनशिप सिंपल डॉट है, मीडियम रिलेशनशिप एक पर्पल सर्कल है, और हाई रिलेशनशिप पर्पल सर्कल बीच में डॉट भी है। अब कहते हैं कि जी जो रिलेशनशिप है सेटिस्फैक्शन और वांट्स के अंदर वो ये है कि लाइट वेट का लो रिलेशनशिप है, ठीक है। अब उसके बाद इजी टू यूज़, फिर उसके अंदर लो है, रिलायबल के अंदर भी लो है, इजी टू होल्ड में हाई मीडियम है, और कलर करेक्शन में हाई है। इसी तरह लो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, एल्यूमिनियम कंपोनेंट, ऑटो फोकस, रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स वी कैन डू। रिलेशनशिप मैं दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमने व्हाट द कस्टमर वांट्स, सबसे पहले तो कस्टमर की वांट्स क्या हैं, फिर कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, ठीक है। कस्टमर चाहता है कि जी लाइट वेट हो, इजी टू यूज़ हो, रिलायबल हो, ये सारी चीज़ें कस्टमर चाहता है, और उसने बता दी, कस्टमर ने अपनी रेटिंग भी बता दी कि जी मुझे हाईएस्ट ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, ये चलें हो ना हो, ये सारी रेटिंग आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद कस्टमर की सेटिस्फैक्शन हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसमें अगर हम ये चीज़ें डाल दें
अब हमने उसके बाद ये चीज़ें भी देख ली, उसके बाद हमने इसकी रेटिंग देखी कि जी ये जो कस्टमर जो चाहता है क्या ये डूएबल हैं, क्या हम ये कर सकते हैं, लाइट वेट हम कैमरे को कर सकते हैं, हम इजी टू यूज़ कर सकते हैं कैमरे को। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम जो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमने डेवलप किए थे कि ये चीज़ें क्या हम ये चीज़ें कर सकते हैं, और हम अगर कर सकते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीज़ कर सकते हैं, कौन सी नई चीज़ कर सकते हैं, वो हमने रिलेशनशिप से हमने बताई, रिलेशनशिप मैट्रिक्स से। देन वी मूव ऑन टू कि जी लाइट वेट आवर इम्पोर्टेंस रेटिंग, कि हम कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, हमारे लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हम कर सकते हैं। कस्टमर ने तो कहा जी मुझे लाइट वेट कैमरा चाहिए, क्या हम लाइट वेट कैमरा बना सकते हैं, हमारे लिए उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है जी। उसके बाद देन कम्स कंपनी ए और कंपनी बी। हम देखते हैं कि जी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये क्या चीज़ें, ये क्या वो ये चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, उनमें ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। हम एक वो स्ट्रैटेजी डिफाइन कर एनालिसिस कर लेते हैं कंपेटिटर्स का। फिर हम टेक्नोलॉजिकली देख लेते हैं कि टेक्निकल टारगेट वैल्यूज़ क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के, हम ये जो चीज़ें हम चाहते हैं इसके अंदर हों, ये टेक्नोलॉजिकल इसमें जो चीज़ें हों कि उसकी फ्लैश ऐसी हो, उसके अंदर बैटरी इतनी हो, सर्किट 2 हों, फेलियर उसका ना हो, पैनल रैंकिंग हो, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हम डेवलप कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, क्या हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो अगर हम बना सकते हैं तो फिर हम इसके अंदर उसको रेटिंग इसकी बना लेते हैं कि जी हाँ जी हम हमारी इंपॉर्टेंस रेटिंग ये हम ये बना सकते हैं, ये नहीं बना सकते। तो इस तरह से हमने अपना ये हाउस ऑफ क्वालिटी जो है कंप्लीट कर ली। सो दिस इज एन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन। अब ये हमने क्या किया, प्लानिंग फेज में प्रोडक्ट डिज़ाइन का एनालिसिस हम थ्रू हाउस ऑफ क्वालिटी करते हैं कि जी हमने देखा कि ये चीज़ें, सबसे पहले लाइट ब्लू कलर में देखें कि जी ये चीज़ें क्या हैं जो कस्टमर चाहते हैं, और उसके ऊपर हमने येलो कलर के अंदर हमने ये वो सारी रिक्वायरमेंट्स दे दी कि जो हम चाहते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि इनमें और उसमें रिलेशनशिप क्या है। फिर हमने देखा कंपनी ए और कंपनी कंपेटिटर क्या चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और फिर उसके बाद हमने देखा कि टेक्निकली हम वो चीज़ें डेवलप, हम अब कहते हैं कि जी कैमरे में 2 सर्किट हम बनाना चाहते हैं, क्या हम 2 सर्किट बना सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है या नहीं है, वो हमने सारी कैलकुलेट कर ली। सो दिस इज अ हाउस ऑफ क्वालिटी। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाउस ऑफ क्वालिटी डिप्लॉइंग रिसोर्सेज थ्रू ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। अब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स उनको मीट करना चाहते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, बेसिक करना चाहते हैं हम थ्रू दिस प्रोडक्ट। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी, और डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिज़ाइन कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को एक और हाउस बनाते हैं, फिर हम स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को प्रोडक्शन में लेके जाते हैं, फिर उसके बाद हम उसका क्वालिटी प्लान बनाते हैं। सो हम 4 किस्म के डिफरेंट हाउस ऑफ क्वालिटीज़ बनाते हैं। फिर हिस्टोरिकली डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है जी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए हिस्टोरिकली डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स का मतलब है कि हर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है तो वो उस कैमरे का इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएगा, लेंस डिपार्टमेंट उस कैमरे का लेंस बनाएगा, बॉडी जो है वो कोई और डिपार्टमेंट बना रहा है, बैटरी कोई और बना रहा है। तो उनकी जो ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइंड होनी चाहिए और उसके अलावा डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। फिर डिफ़िकल्ट टू फोस्टर फॉरवर्ड थिंकिंग। अब जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, तो फॉरवर्ड थिंकिंग का फोरकास्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। A champion product manager drives the product through the product development system and related organization। और वो चैम्पियन मैनेजर वही कहलाता है जो कि इन सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा कलेक्टिवली रन कर सके। टीम अप्रोच क्या है, क्रॉस फंक्शनल, represents from all disciplines or functions, product development teams, design for manufacturability, value engineering। 2-3 तरह की टीम अप्रोचेस होती हैं। एक तो होती है जी क्रॉस फंक्शनल। क्रॉस फंक्शनल का मतलब है कि हर टीम एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रही है। एक होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स होती हैं जो कि ये उसका केसिंग बना रही है, ये लेंस बना रही है, ये बैटरी बना रही है, तो सारी टीम अलग अलग साइलोज में काम करें। जापानीज जो है होल ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच पे काम करते हैं, नो ऑर्गेनाइजेशनल डिवीजन।
वो कहते हैं कि जी क्रॉस फंक्शनल, हर कोई एक दूसरे के साथ मिल के एक दूसरे को हेल्प करे, काम करे। मैन्युफैक्चरेबिलिटी एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। बेनिफिट्स क्या है वैल्यू इंजीनियरिंग के? वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब है प्रोडक्ट को फर्दर इंप्रूव करना, उसकी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए। रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, एक तो ये कि कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स उससे रिड्यूस होती है वैल्यू इंजीनियरिंग से। एडिशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और हम उसी स्टैंडर्ड पे हम फर्दर प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर सकते हैं। इम्प्रूव फंक्शनल एस्पेक्ट्स होता है, हम फंक्शनबिलिटी उसमें ऐड कर सकते हैं। जॉब डिज़ाइन, जॉब सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हम उस प्रोडक्ट को फॉर अ लॉन्ग रन मेंटेन कर सकते हैं। रोबस्ट डिज़ाइन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू वैल्यू इंजीनियरिंग। कॉस्ट रिडक्शन ऑफ अ ब्रैकेट वाया अ वैल्यू इंजीनियरिंग। ब्रैकेट, दो कंपोनेंट्स थे, एक ये था कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, इसको आपस में इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ जोड़ना है। पहला तो हमने क्या किया कि जी एक नट बोल्ट लगा के इसको जोड़ दिया, नट बोल्ट लगा के जोड़ा। दूसरा हमने क्या किया, बीच में हमने टांका लगा के, रिवेट लगा के जोड़ दिया। तीसरा क्या किया, हमने इसको साथ जोड़ना था, हमने दोनों को ऐसे जोड़ के ऐसे लगा दिया और यहाँ पे एक रिवेट लगा दी। तो पहली जो थी हमारी जिसके अंदर हमने नट बोल्ट लगाया, एक रिवेट भी लगाया, एक टांका भी लगाया, उसके ऊपर हमारा खर्च आ रहा है $3.5। हमने उसको वैल्यू इंजीनियरिंग की, हमने क्या किया, उसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया, डिज़ाइन चेंज किया और हमने उसमें एक रिवेट लगा दी और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक, उसके अंदर हमने टांका, उसके अंदर ना एक हमने जॉइंट लगा दिया। उससे क्या हुआ, हमारी कॉस्ट रिडक्शन हुई और हमारी $2 पे कॉस्ट आ गई। फर्दर हमने उसका डिज़ाइन थोड़ा सा और इम्प्रूव किया। डिज़ाइन इम्प्रूव करने से क्या हुआ कि हमारा फर्दर हमने डिज़ाइन और इम्प्रूव किया, तो हमारा एक हमने उसके अंदर रिवेट लगा दी, रिवेट लगाई तो हमारा, और डिज़ाइन चेंज किया तो हमारा जो थी उसके ऊपर कॉस्ट वो 80 सेंट्स आ गई, 80 सेंट्स पे रह गई। सो वैल्यू इंजीनियरिंग से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं और डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं। So now we have come to the end of this session. Let's quickly go through what we have learned in this session. This session was basically about product design. We started the session with an introduction to Microsoft Project. We had already learned project management and managing projects, small projects, large projects, and what are projects in the preceding lectures. Today's lecture was to introduce what is Microsoft Project, to walk you through how Microsoft Project works and why is it necessary to use MS Project in our daily projects. और हमने उसमें ये बड़ी इम्पॉर्टेंट जो बात एक डिस्कस की वो ये कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है, इट इज़ एन एफिशिएंट टूल टू प्लान अ प्रोजेक्ट, टू schedule a project, to execute a project, to evaluate a project and to control a project. और हमने इसमें डिस्कस किया कि जी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स यूज़ कैसे होते हैं, एक्टिविटीज़ कैसे लिस्ट डाउन होती हैं। इसमें हमने ये भी डिस्कस किया हम स्केजुलिंग कैसे करते हैं, कॉस्ट एलोकेशन कैसे करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन कैसे करते हैं, हमारे CPM, गैंट चार्ट्स, हमारे जो पर्ट एनालिसिस हैं वो कैसे हम कर सकते हैं, फिर हम कौन सी एक्टिविटी, सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज़ कैसे हो सकती हैं, रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है। और हमने ये देखा कि हम दिस इज़ एन एफिशिएंट टूल जिसकी वजह से हम कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं, हम मॉनिटर भी कर सकते हैं, एवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। Then we started with this section 2 of our course and the chapter 1 which was about product design। और हमने product design start करने से पहले रीगल मेरीन की एक हमने केस स्टडी पढ़ी और हमने उसमें देखा कि रीगल मेरीन के लिए क्रिटिकल फैक्टर इज़ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। और उसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उनका हर प्रोडक्ट लेस देन 4 इयर्स के अंदर डिक्लाइन स्टेज में चला जाता है और प्रोडक्ट जो है वो ऑब्सलीट हो जाता है। तो उन्होंने मार्केट के अंदर, सिंस इट्स अ ग्लोबल
कंपनी और सारी दुनिया में compete कर रही है, तो मार्केट में बहुत सारे competitors हैं, उनके साथ कंपटीशन में आने के लिए they are trying to bring in a new product every year, 2 new products every year, trying to bring in 3 to 4 new products every year. Then we talked about what are goods and services, how do we select them, फिर strategy options क्या हैं competitive advantage के लिए, life cycles क्या होते हैं, हमने इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, उसके बाद डिक्लाइन स्टेज, इनको इंडिविजुअली डिस्कस किया और हमने देखा कि इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं और हम कैसे इन स्टेजेस को मैनेज कैसे करते हैं, हमारी एक्चुअल सेल्स, हमारी एक्चुअल कॉस्ट ग्राफ्स देखे हमने. देन वी टॉक्ड अबाउट प्रोडक्ट बाय वैल्यू एनालिसिस. हमने देखा कि हमारे अगर एक कंपनी के मोर देन 1 प्रोडक्ट हैं और हम फिर देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट इंडिविजुअली हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है और एज अ होल, तो फिर हम अपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन स्ट्रैटेजी और प्रोडक्ट की सेलिंग सेल्स एंड डिमांड स्ट्रैटेजी वो फोकस करते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, सो दैट टू इंक्रीज आवर रेवेन्यूज़. फिर हमने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखी कि न्यू प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, इंपॉर्टेंस क्या है न्यू प्रोडक्ट्स की टू ब्रिंग इन न्यू प्रोडक्ट्स इनटू द मार्केट. फाइनली प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें हमने देखा कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट सिस्टम क्या होता है, स्टार्ट कैसे होता है. स्टार्ट हमने देखा सबसे पहले कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट के बाद हम देखते हैं एबिलिटी अपनी, देखते हैं हम बना भी सकते हैं नहीं बना सकते. फिर हम उसकी डिफरेंट प्लानिंग स्टेज से लेकर और एंड के ऊपर हम उसे कंट्रोलिंग और रिव्यूइंग में करते हैं, उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद कंट्रोल करते हैं, रिव्यू करते हैं, एवैल्यूएशन करते हैं उसकी. फिर हमने क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट हमने देखा कि व्हाट इज़ QFD, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्या होता है, और क्वालिटी हाउस क्या होता है. क्वालिटी हाउस क्या होता है, क्वालिटी हाउस के हमने देखा कि 4 कंपोनेंट्स हैं. एक तो कस्टमर, व्हाट द कस्टमर वांट्स, और व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द डिज़ाइन, और फिर हमने बीच में मैट्रिक्स है. इस तरफ हमने देखा कि कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, बट टेक्नोलॉजिकली क्या हमारी कैपेबिलिटी, हम कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते. फिर हमने सीक्वेंस देखा कि जी QFD के जो हाउस हैं वो हाउस बनाते हैं, हम क्वालिटी हाउस बनाते हैं, उसके सीक्वेंस क्या होता है, हम किस किस स्टेज पे कौन कौन से हाउसेस बनाते हैं. देन हमने बात की मैन्युफैक्चरबिलिटी और वैल्यू इंजीनियरिंग की, कि वैल्यू इंजीनियरिंग होती क्या है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट. फिर हमने लास्ट एक एग्जांपल डिस्कस की जिसमें नट एंड बोल्ट की हमने देखा कि हमने पहले हमारी उस पर कॉस्ट कितनी थी, हमने उसका डिज़ाइन चेंज किया हमने, तो उसके ऊपर फिर हमने वैल्यू इंजीनियरिंग की तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई, और वैल्यू इंजीनियरिंग की डिज़ाइन चेंज किया तो डिज़ाइन मोर इनोवेटिव हो गया, और वैल्यू इंजीनियरिंग से हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस सेशन. Thank you very much.